आज की कहानी की शुरुआत बेहद भावनात्मक और तनाव से भरे माहौल में होती है, जहां हर किसी का चेहरा चिंता से घिरा हुआ है। शाह हाउस में सन्नाटा छाया हुआ है। पाखी बार बार ईशानी के कमरे के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह घबराकर आवाज लगाती है, ईशानी, दरवाजा खोलो बेटा। तोशु वहां आता है और नाराज होकर कहता है कि इन मां बेटी के नाटक कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन पाखी गुस्से से कहती है, यह नाटक नहीं है, सच में कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा होता है। तभी लीला, किंजल और अन्य सदस्य भी वहां पहुंचते हैं। सभी मिलकर दरवाजा पीटने लगते हैं, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो तोशु मजबूर होकर दरवाजा तोड़ देता है। जैसे ही दरवाजा टूटता है, अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशानी बेहोश होकर फर्श पर गिरी होती है। पाखी जोर से चिल्लाती है, ईशानी, और भागकर उसे गोद में ले लेती है। घर में अफरातफरी मच जाती है। किंजल तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है, जबकि तोशु पानी लाने भागता है। पाखी कांपते हाथों से ईशानी का चेहरा थपथपाती है, पर कोई हरकत नहीं होती। तभी उसकी नजर ईशानी के फोन पर पड़ती है। वह उसे उठाती है और अनुपमा को कॉल करने लगती है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर ईशानी की एक फोटो दिखाई देती है, पाखी का चेहरा पीला पड़ जाता है। फोटो देखकर वह चीख उठती है और फोन हाथ से गिरा देती है। उधर दूसरी तरफ मुंबई जाने की तैयारी में अनुपमा अपने फोन को देख रही होती है। उसका मन बेचैन है, लेकिन तभी देविका हंसते हुए उसका फोन ले लेती है और कहती है, अब ये फोन तुम्हें मुंबई जाकर ही मिलेगा। अनुपमा परेशान होकर कहती है, देविका, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। दिल बहुत बेचैन है। देविका उसे शांत करने की कोशिश करती है, तुम्हारा मन हमेशा घर वालों में अटका रहता है। अब अपने लिए जीना सीखो। चलो मुंबई में सब नया शुरू करते हैं। अनुपमा कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी देविका का फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर किंजल का नाम देखकर देविका का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह कॉल उठाती है और उधर से घबराई हुई किंजल की आवाज आती है, देविका दीदी, ईशानी बेहोश हो गई है। हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। यह सुनते ही देविका और अनुपमा दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। उधर शाह हाउस में सब लोग ईशानी को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू करते हैं। पाखी रोते हुए दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है। किंजल उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, हिम्मत रखो पाखी, ईशानी ठीक हो जाएगी। अंदर नर्स डॉक्टर से कहती है, सर, यह इंजेक्शन सिर्फ एक ही बचा है। डॉक्टर सिर हिलाकर उसे देने को कहते हैं। नर्स जल्दी से इंजेक्शन लेकर मुड़ती है, लेकिन उसका पैर मुड़ जाता है और वह गिरने लगती है। तभी दरवाजे से कोई तेजी से दौड़ता हुआ आता है और इंजेक्शन हवा में गिरने से पहले पकड़ लेता है। सबकी नजर उस ओर जाती है। वह अनुपमा होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरा शांत। सबके चेहरे पर राहत झलक उठती है। पाखी दौड़कर अनुपमा से लिपट जाती है और रोते हुए कहती है, मम्मी, आप आ गईं, शुक्र है। अनुपमा उसे थामकर कहती है, अब कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। वह ईशानी को देखती है, उसके माथे पर हाथ रखती है और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती है। उधर डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं और सब बाहर इंतजार करते हैं। पाखी, किंजल, तोशु, लीला, सबके चेहरों पर एक ही सवाल है कि आखिर ईशानी ने ऐसा क्यों किया। इस बीच घर पर मोटी बा टीवी के सामने बैठी चिंता जताती है। गौतम कहता है, शाह परिवार पर एक के बाद एक मुसीबत क्यों आती है। मोटी बा भारी आवाज में कहती है, यह सब उनके कर्मों का फल है। अगर अनुपमा होती तो हमें ही दोष देती। माही वहां आकर कहती है, ईशानी बचपन से ऐसी ही है, शायद ध्यान चाहती है, नाटक कर रही होगी। मोटी बा उसकी बात से सहमत होती है और कहती है, पता नहीं हमने कौन से पाप किए हैं जो इस परिवार से नाता जुड़ा। इधर राही और अंश अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। राही कहती है, प्रेम फोन क्यों नहीं उठा रहा।
कुछ गड़बड़ तो नहीं? मोटी बा कहती है, उसे परेशान मत करो। पता नहीं ईशानी वाकई बीमार है या फिर कोई नया नाटक। राही गुस्से से कहती है, ऐसी हालत में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो बाद में शर्मिंदा कर दें। वह खुद कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और अंश को संभालते हुए कहती है, हम समय पर पहुंचेंगे, कुछ नहीं होगा। रास्ते में वह प्रेम को वॉइस मैसेज भेजती है, कृपया जल्दी कॉल करो, हालत गंभीर है। उधर अस्पताल में राजा और अनिल भी पहुंच चुके होते हैं। राजा दुखी होकर कहता है, अगर मैंने उसे पैसे दे दिए होते तो शायद यह सब नहीं होता। अनिल उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, खुद को दोष मत दो, कभी कभी हालात हमारे हाथ में नहीं होते। दोनों हाथ जोड़कर ईशानी के लिए प्रार्थना करते हैं। अस्पताल के कॉरिडोर में अनुपमा, देविका और शाह परिवार सब इंतजार कर रहे होते हैं। पाखी की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। अनुपमा उसके पास जाकर कहती है, बच्चे आजकल छोटी छोटी बातों पर अपनी जान से खेलने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या हम उन्हें समझा नहीं पाए कि जिंदगी की कीमत क्या होती है? पाखी सिर झुकाकर कहती है, माँ, अगर मैंने उसे थोड़ा और समझा लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। परी रोते हुए कहती है, इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैंने उससे झगड़ा न किया होता। पाखी उसे रोकती है और कहती है, नहीं परी, गलती मेरी है। मैं माँ हूँ, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तभी डॉक्टर बाहर आता है। सब उसकी ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर गंभीर स्वर में कहता है, हमने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन यह असर करेगा या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अनुपमा धीरे से दीवार का सहारा लेती है और भगवान से कहती है, हे प्रभु, मेरी बेटी को ठीक कर दो। मैंने बहुत कुछ खोया है, अब और नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और दृश्य यहीं पर थम जाता है, उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ, जैसे समय खुद सांसें रोककर खड़ा हो। अगले दिन की सुबह शाह परिवार के लिए कुछ राहत लेकर आई, लेकिन माहौल में अब भी भारीपन था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अनुपमा ने रात भर की थकान के बावजूद सबको संभालने की कोशिश की। ईशानी की हालत अब स्थिर थी, लेकिन पाखी की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ गौतम माही से कह रहा था, तुम्हें भी ईशानी के पास जाना चाहिए, आखिर वह परिवार की सदस्य है। माही धीमे स्वर में बोली, मैं मोटी बा और पापा को हर्ट नहीं करना चाहती। वह मेरी कोई जरूरत नहीं है। वह कुछ पल रुककर गौतम की ओर देखती है और कहती है, क्या आपने मेरे प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा? गौतम असहज होकर कहता है, माही, यह वक्त बहुत अजीब है, ऐसी सिचुएशन में इस बारे में बात। लेकिन माही बीच में ही बोल पड़ती है, मैं समझती हूँ कि आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, लेकिन जिंदगी अकेले नहीं काट सकते। अगर भविष्य में हमारी शादी होती है तो मैं आपके बच्चे की कस्टडी लेने में आपकी मदद करूंगी। उसे अपने बच्चे की तरह प्यार दूंगी। गौतम उसके शब्द सुनकर हैरान रह जाता है। माही उसके साथ अपने भविष्य के सपने सजाने लगती है, घर, बच्चा, परिवार। गौतम चुपचाप उसकी बातें सुनता है, पर उसके चेहरे पर उलझन साफ झलकती है। उधर शाह हाउस में लीला हाथ जोड़कर कहती है, नए साल के पहले दिन ही अस्पताल का मुंह देखना पड़ा, भगवान जाने साल कैसा जाएगा। बाबूजी गंभीर स्वर में कहते हैं, मुसीबतें नया साल देखकर नहीं आती, जो होना है वह होकर रहेगा। अनुपमा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हमारी ईशानी ठीक हो जाएगी। भगवान ने अब तक हमें संभाला है, आगे भी सब ठीक होगा। लीला अचानक पूछ बैठती है, तो क्या अब तुम वापस जाओगी? अनुपमा धीरे से कहती है, फिलहाल अभी के लिए मैं यही हूँ। यह सुनते ही पाखी के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखती है, मानो उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। राही बार बार अपने फोन को देखती रहती है, क्योंकि प्रेम ने अब तक उसके वॉइस मैसेज का जवाब नहीं दिया था। अनुपमा सबको बताती है कि देविका और बाकी सब लोग मुंबई वापस चले गए हैं। वह परी को समझाती है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। परी बाहर आती है और रोते हुए कहती है, सब मेरी गलती है, मुझे समझना चाहिए था। राही तुरंत उसे गले लगाकर कहती है, खुद को दोष मत दो, मुझे लगता है कि बात कुछ और है। परी धीरे से कहती है, भगवान का शुक्र है कि अनुपमा आ गई, वरना हम क्या करते। उधर पाखी चुपचाप ईशानी के सिर पर हाथ फेरती रहती है और अनुपमा सोचती है कि आखिर क्यों पाखी खुद को ईशानी की हालत के लिए जिम्मेदार मान रही है।
उसे महसूस होता है कि कुछ ऐसा हुआ है जो सिर्फ पाखी और ईशानी को पता है। अगली सुबह कोठारी हाउस में एक अलग ही माहौल होता है। माही और गौतम ऑफिस जाते हैं और पराग को खुशखबरी देते हैं कि उन्होंने जर्मनी वाले क्लाइंट को फिर से मीटिंग के लिए मना लिया है। पराग खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, वाह गौतम, तुमने तो कमाल कर दिया। माही मुस्कुराते हुए कहती है, यह सब गौतम जी की मेहनत का नतीजा है। पराग उसे गले लगाकर धन्यवाद कहता है। तभी मोटीबा वहां आकर कहती हैं, अंश से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गौतम जी ने कर दिखाया। यह सुनते ही माही तुरंत बोल उठती है, बिजनेस करना अंश को आता ही नहीं है। तभी कमरे में प्रार्थना आती है और तीखे स्वर में कहती है, माही, मेरे पति की बुराई मत करो। माही मुस्कुराकर कहती है, मैंने तो सच कहा है, अंश को बिजनेस संभालना नहीं आता। प्रार्थना पलटकर जवाब देती है, जब गौतम ने शुरुआत की थी तब उसे भी कुछ नहीं आता था, पर उसने सीखा। अंश भी सीख जाएगा। गौतम दोनों के बीच आते हुए कहता है, प्रार्थना सही कह रही है, अंश में भी क्षमता है। लेकिन यह बात प्रार्थना को और खटक जाती है। वह कहती है, मुझे समझ नहीं आता माही, तुम्हें गौतम की इतनी चिंता क्यों है? कोई अगर गौतम को कुछ कहता है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? माही घबराकर कहती है, आपको भी तो अंश के लिए बुरा लगा था। प्रार्थना गुस्से में जवाब देती है, मैं अंश की पत्नी हूँ, मुझे फर्क पड़ता है। माही चुप हो जाती है। सब लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। प्रार्थना ठंडी आवाज में कहती है, ऐसा कुछ सोचना भी मत। यह सुनकर सभी के मन में शक के बादल घिर जाते हैं। उधर अंश गुस्से में घर से निकलने की तैयारी करता है। राही उसे रोकने की कोशिश करती है। अंश, तुम कहाँ जा रहे हो? अंश कहता है, मैं कोठारी हाउस जा रहा हूँ, प्रार्थना को अकेला नहीं छोड़ सकता। राही कहती है, प्रार्थना के पास सब हैं, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। तभी अनुपमा वहाँ आती है और कहती है, ईशानी अब खतरे के बाहर है, तुम चाहो तो भाई दूज का टीका लगवाकर चले जाना। अंश नाराज होकर कहता है, भाई दूज मनाने का क्या मतलब जब रिश्तों की कदर ही नहीं रही। ईशानी और परी की गलतियों की सजा मुझे और राही को भुगतनी पड़ रही है। उसकी आवाज ऊंची हो जाती है, मैंने क्या गलती की जो सबका गुस्सा मुझ पर उतरता है? अनुपमा हैरान रह जाती है। राही समझाने की कोशिश करती है, अंश, हर बात को दिल पर मत लो। लेकिन अंश कहता है, क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारियां उठाने के लिए बना हूँ? गौतम के कारण पहले ही सबकी बातें सुन रहा हूँ, अब शाह हाउस आने का मन ही नहीं करता। इतना कहकर वह चला जाता है। राही दुखी होकर अनुपमा से कहती है, सब कुछ बिखर रहा है, आप ही इसे संभाल सकती हैं। अनुपमा भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होती है और कहती है, हे प्रभु, क्या आप यही चाहते हैं कि मैं खुद के लिए कुछ भी ना करूं? हर बार मुझे लौटना क्यों पड़ता है? तभी उसे अपने मन की आवाज सुनाई देती है, शिकायत छोड़ो, जिंदगी के बहाव के साथ तैरना शुरू करो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दृश्य धीरे धीरे अगले दिन में बदलता है, जहां भाई दूज का त्योहार है। अनुपमा सबको खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन तोशु पाखी से टीका लगवाने से मना कर देता है। इधर अंश भी कह देता है कि वह राही के अलावा किसी से टीका नहीं लगवाएगा। माहौल फिर से भारी हो जाता है। तभी माही कहती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो सब मुझसे नाराज हैं? अंश गुस्से में कहता है, तुम अपने भाई का करियर बर्बाद करने में लगी हुई हो। पराग बीच में आता है और कारण पूछता है तो अंश बिना सोचे बोल देता है, क्योंकि माही गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। यह सुनते ही पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है। सबकी निगाहें माही पर टिक जाती हैं और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, एक भारी सन्नाटे के साथ जो आने वाले तूफान की आहट देता है।